लो रखा तो मैं मत करो, हमारा भी नंबर आशी के आराम से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे मिश्रा जी क्या हाल है, स्वागत है। आओ भाई आओ थोड़ा हो गया फोटो को नहीं आओ रविंदर जी। अब भाई जी दो ही काम है, एक ही देखो क्या तो मोटर में बैठो करके फोटो उतरेगी एक ही हिस्से तो सतीश जी वैसा तय कर दिए। कल दो प्रदेशों में चुनाव परिणाम आए हैं। केवल देश नहीं पूरी दुनिया की निगाह गुजरात पर थी, क्योंकि गुजरात राष्ट्रवाद की एक किस्म की प्रयोगशाला है। प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का गृह क्षेत्र के नाते उन्होंने बड़े वर्षों तक वहां सेवा भी की और लगभग कई वर्षों से गुजरात में शांति, समृद्धि और सुरक्षा इस मुद्दे पर चुनाव हुआ। वहां की जनता ने देश के प्रति मतदान किया। प्रधानमंत्री जी के जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है, जो परिणाम की राजनीति है, जो क्रियान्वयन की राजनीति है, जो विकास की राजनीति है, उसको स्वीकार किया और सभी लोगों ने प्रचंड बहुमत से, जो इतिहास का ऐतिहासिक बहुमत था, उस बहुमत के आधार पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काबिज किया। गुजरात का ये चुनाव परिणाम पूरे देश में राष्ट्रवाद को, हिंदुत्व को और विकास की राजनीति को ऊर्जा देने वाला है और निश्चित रूप से इसका असर राजस्थान पर भी पड़ेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि चुनाव के प्रारंभिक दिनों में ही लगभग 6 महीने पूर्व भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई ने राजस्थान को उत्तर गुजरात का जिम्मा सौंपा था। 43 विधानसभा थी और उसमें से 9 जिले थे। 107 पार्टी के सीनियर लोग वहां चुनाव में लगे। पहली बार वहां उत्तर गुजरात में मोदी जी का नाम और काम, उनका यश, पार्टी का विचार, इन सब के अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, इसने वहां जबरदस्त काम किया और 21 सीटें पहले थी, 33 सीटों पर हमें वहां विजयश्री प्राप्त हुई। कांग्रेस को मात्र 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसलिए वहां के चुनाव परिणाम राजस्थान के पड़ोसी जिलों पर तो और पूरे राजस्थान के जनमानस पर असर डालेंगे, क्योंकि राजस्थान में भी राष्ट्रवाद, तुष्टीकरण, विकास, ये सारे मुद्दे 2023 में प्रभावी रूप से काम करेंगे। इसलिए गुजरात के चुनाव में अपेक्षाकृत राजस्थान के चुनाव को भी आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। ये सीक्वेंस थी 22, 23 और 24। तो 22 की जीत ने 23 का और 23 की जीत से 24 का, तो एक पूरी सीक्वेंस है कि आज गुजरात जीते हैं, कल राजस्थान जीतेंगे और परसों हिंदुस्तान जीतेंगे। सर, हिमाचल और दिल्ली जो सीट दबाई है उस बारे में? हिमाचल में बहुत ही कम अंतर से 0.7% के अंतराल से और बहुत ही कम फर्क था। इसको कोई संयोग ही कहेंगे इतने कम मार्जिन से, क्योंकि 11-12 सीटें ऐसी थी जिसमें 150-200 के अंतर से सीटें हारी हैं। इतनी त्रुटि ये ह्यूमन एरर होती हैं, पर जैसा कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो बड़ी बात कही कि हिमाचल में हमारी पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी और हिमाचल में जो विकास के काम की शुरुआत बीजेपी ने की उसको अनवरत रूप से जारी रखेंगे। एमसीडी के चुनाव भी बिल्कुल लगता था कि कांटे की टक्कर रहेगी और उसी की अपेक्षा के अनुरूप परिणाम आए थे। आम आदमी पार्टी मतदाताओं को भ्रमित करने में सफल रही, लेकिन वहां के लिए भी प्रधानमंत्री पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि दिल्ली के विकास के लिए, और ऐसा भरोसा जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी उसने भी जताया। तो पार्टी ने ये कहा है निरपेक्ष रूप से कि हम लोग फिर भी, बेशक हम विपक्ष में हैं, लेकिन हमारी भूमिका सकारात्मक रहेगी।
सर सरदार शहर की बात करें तो आरएल की इफेक्ट है, वो क्या लगता है इस चुनाव में? सरदार शहर में 16 चुनाव हुए हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार जीती है। और क्योंकि हमारे लिए कभी भी पोटेंशियल सीट नहीं रही, वहाँ ज़्यादा संभावनाएं हमारी कभी रही नहीं। पहला फैक्टर तो वहाँ सहानुभूति का ही था। अभी तक जितने चुनाव हुए हैं 8 चुनाव, उसमें कहीं ना कहीं उन्हीं के परिजनों को टिकट मिली है और जनता ने उनको इसलिए एक्नॉलेज किया, इसलिए उनको स्वीकार किया कि एक लंबे समय तक जब कोई राजनेता काम करता है तो उसके परिवार को मान्यता मिलती है। दूसरा पक्ष है कि ठीक 8 महीने बाद चुनाव है, तो सामान्य तौर पर मतदाताओं पर एक मनोवैज्ञानिक असर होता है कि अभी ये सरकार है, इस सरकार के साथ हम लोग काम करें, इसलिए एक पक्ष ये है। तीसरा पक्ष स्थानीय समीकरण का होता है, जो हमारे हक में नहीं था। वोटों का जब डिवीजन होता है तो उसका नुकसान जो सामने वाली पार्टी है उसको निश्चित रूप से मिलता है। तो मतों के विभाजन का फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिला है। इसलिए बहुत संभावना की सीट न होते हुए भी वहां पे कार्यकर्ताओं ने खूब परिश्रम किया, वहां की जनता ने भी लगभग उतने ही वोट दिए जो पहले हमें लगातार मिलते रहे। सर जन आक्रोश को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान में एक जन धारणा है कि हर बार यहाँ सरकार बदलती है। सरकार तो बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस से लोग उनकी नीतियों के प्रति, उनके व्यवहार के प्रति, उनके कामकाज के प्रति उनकी नाराजगी है। आमतौर पर इसको मतदाता विरोधी लहर कहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। लेकिन ये तो एंटी इनकम्बेंसी लहर से भी ज्यादा आक्रोश है, जो लोगों का अलग अलग तरीके से प्रकट होता है। उसका कारण है किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास के काम ठप होना। तमाम ये इस किस्म के काम थे कि जिसके कारण लोगों में भारी निराशा है। तात्कालिक रूप से हो सकता है कि कुछ उपचुनाव में स्थानीय समीकरणों के आधार पर मतदाताओं ने फैसला किया होगा, लेकिन 23 का मैंडेट बिल्कुल तय है कि जनता आक्रोशित है। इस आक्रोश को मुखरता देने के लिए हमने तय किया था कि कार्यकर्ता भी पूरे तरीके से चार्ज रहें, उनका मनोबल बना रहे और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में काम करें। जनता का बातों को लेकर उनके दरवाजे तक जाना, हम बुला नहीं रहे, हम जा रहे हैं। एक ब्लैक पेपर है जिसमें अब तक जितने अपराध की घटनाएं हुई हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान में 8,31,000 मुकदमे, 17 बलात्कार, 7 हत्याएं, ये प्रतिदिन का आंकड़ा है। तो हम लोग तमाम जो ब्लैक पेपर के काम हैं उनको जनता के दरवाजे तक ले जा रहे हैं। चौपालें हो रही हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं और पार्टी के लोग अपना विचार पहुंचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जन आक्रोश यात्रा, जो मैं अक्सर कहता हूं कि राज बदलने के कई कारण होंगे, लेकिन जन आक्रोश यात्रा भी एक बड़ा कारण बनेगी। सर आमजन जो कंप्लेंट डाल रहे हैं जन आक्रोश में, तो उसका निस्तारण है वो किस प्रकार किया जाएगा? देखिए, बड़े मुद्दों की तो चर्चा अक्सर बड़े फोरम पे होती है, लेकिन कई जगह स्थानीय मुद्दे भी प्रभावी होते हैं जिनका निराकरण विधानसभा के स्तर पर करना होता है। कई अच्छे सुझाव भी आएंगे कि जिसमें हम लोगों के घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकते हैं। कोई, जैसे मैंने कहा, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, अपराध, कानून व्यवस्था, ये तमाम इस किस्म की चीजें। इसके अलावा भी स्थानीय स्तर पर भी स्थानीय समस्याओं को लेकर भी लोग काफी उत्साहित होते हैं, वो उसमें लिखेंगे। हम इन समस्याओं को स्थानीय स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी चुनाव से पहले जो समाधान की दिशा में वो काम करेंगे, और कहीं आगे भविष्य के रोड मैप में शामिल होने लायक मुद्दों को उनको हम लोग शामिल करेंगे। सर तो गहलोत साहब पायलट में जो लड़ाई शुरू हुई थी, जो अंतरकलह शुरू हुआ था, जो विग्रह हुई थी, वो 2018 में शुरू हो गई थी। राजभवन में मुख्यमंत्री के शपथ के बाद भी दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे थे। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने 4 साल में कभी उस पर संज्ञान नहीं लिया और उसकी परिणति हुई कि कोई सरकार बाड़े में बंद रहे, ऐसा दुनिया में कम देखा कि 50 दिन तक सरकार बाड़े में बंद रही हो। कभी ऐसा नहीं सुना कि 90 के लगभग विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हों, मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए, लेकिन दफ्तर का आनंद ले रहे हैं, मकान का आनंद ले रहे हैं, मोटर का आनंद ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान की स्थिति राजनीतिक अस्थिरता की है और इसलिए इस अंतरकलह का कांग्रेस पार्टी पे असर तो पड़ेगा, लेकिन राजस्थान पर पूरा असर पड़ा है कि इसके कारण राजस्थान में अस्थिरता रही। कांग्रेस के अंतरकलह के कारण यहाँ के विकास कामों पर प्रभाव पड़ा और इसी कारण राजस्थान में आज हालात ये हैं कि आर्थिक रूप से भी राजस्थान 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जे में डूबा है। पर व्यक्ति जो पैदा होता है 80,000 का कर्जा लेकर पैदा होता है। तो राजस्थान की इस दुर्दशा का कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का आलाकमान है, कांग्रेस के नेता है।
आगामी चुनाव के बारे में क्या कहेंगे सर? पूरे 5 साल बाद होंगे या कितना? देखिए, जो राजनीतिक अस्थिरता है कांग्रेस के भीतर, जो जिस तरीके का माहौल है, अभी आपने देखा होगा कि हम लोग गए थे स्पीकर के पास। स्पीकर ने कहा कि इस तरीके की घटना, एक साथ इतने लोगों के इस्तीफे किसी प्रदेश में पहली बार हुए, तो मुझे विधिक और कानूनी राय लेनी पड़ेगी। संवैधानिक संकट एक तरीके का दिखता है। दूसरा, अभी राजेंद्र राठौड़ जी की जो PIL है, उस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसका मतलब, और विधायकों ने इस्तीफे वापस नहीं लिए हैं, न उनको स्पीकर ने खारिज किया है। आप तय मानिए कि ये राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस में फिर से विग्रह खड़ा होगा। राजस्थान किसी भी दिशा में जा सकता है। राजस्थान की जो अस्थिरता है वो किसी भी तरीके का संकेत कर सकती है। सर, नवलगढ़ में आज तक कमल नहीं खिला, इसके लिए कोई आपकी कोई विशेष रणनीति? देखिए, राजस्थान में 19 ऐसे विधानसभाएं जहां हम कभी नहीं जीते। कुल मिलाकर 48 ऐसे हैं जहां एक बार जीते या कभी नहीं जीते। हमारी कोशिश रहेगी कि उन विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग चुनाव जीतें। उसके लिए रणनीतिक तौर पर चर्चा शुरू कर दी और पार्टी पूरा दम लगाएगी, अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि उन स्थानों पर भी कमल खिले जहां कभी कमल खिला नहीं। ठीक।